और हाफ लाइफ जो है वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे इस बारे में, फिर प्रॉपर टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वो साइंसदानों ने फलां जानवर की बाकियात, उसके फॉसिल जो है वो ढूंढे, और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इतने हज़ार या इतने लाख साल पुराने हैं। इसी तरह इंसानी ढांचे बाज़ दफ़ा मिलते हैं और इनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कितने हज़ार या कितने लाख साल जो है वो पुराने हैं। और इसके लिए हम कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग जो है इसमें हमारी एयर के अंदर जो कार्बन 12 है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और जो कार्बन 14 इसका आइसोटोप है इसकी मिकदार बहुत ही कम है, 1% के लगभग है। अब जब कॉस्मिक रेडिएशंस नाइट्रोजन मालिक्यूल्स के साथ एयर के अंदर रिएक्ट करती हैं तो नाइट्रोजन मालिक्यूल जो है एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद खुद कार्बन 14 बन जाता है। अब उस कार्बन 14 को वही कार्बन 14 CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से है वो सक करते हैं, इनहेल करते हैं, और प्लांट से फिर जो है वो उन प्लांट्स को एनिमल जो है वो खाते हैं, या इंसान जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर भी कार्बन 14 जो है वही आ जाता है। अब जितने भी जानदार हैं उनके सारे के सारे जानदार कार्बन 14 की एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी एनिमल की या किसी इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है तो फिर कार्बन 14 को इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब फिर क्या होता है कि कार्बन की मिकदार, कार्बन डिके करता है, ये कार्बन 14 अनस्टेबल है और ये डिके करता है, तो डिके करने की वजह से कार्बन की मिकदार कम होती रहती है बॉडी के अंदर। हाफ लाइफ टाइम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो टाइम है जिस टाइम के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जितने प्रेजेंट एटम्स हैं उनमें से आधे डिके कर जाते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हाफ लाइफ टाइम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो टाइम है जिस टाइम के अंदर उसके आधे एटम्स जो है वो डिके कर जाते हैं। और यही यहाँ पर जो कार्बन 14 की मैं बात कर रहा था, कार्बन 14 जो है इसका हाफ लाइफ 5720 ईयर्स के राउंड अबाउट है। अब 5720 साल अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी में जो कार्बन 14 मौजूद है 5720 साल के लगभग इतनी देर के बाद जो है वो उसके कार्बन 14 की मिकदार आधी रह जाएगी, आधा जो है वो डिके कर जाएगा। और अगले 5720 ईयर्स के बाद फिर उसके बॉडी के अंदर कार्बन 14 की मिकदार जो आधी हो चुकी थी अब उसका भी आधी हो जाएगी, उसका भी हाफ हो जाएगी, यानी 1/4 रह जाएगी। इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा सिंपली समझ आ जाएगा। फर्ज करें हमारे पास एक सैंपल ऑफ एटम्स हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, उसके 1 लाख एटम्स हैं, एक हाफ, और उसका हाफ लाइफ हम समझ लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं 1 दिन है। 1 दिन के बाद उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 1 लाख एटम्स में से 50,000 डिके कर जाएंगे और 50,000 बाकी बच जाएंगे। डिके करने का मतलब अल्फा बीटा रेडिएशंस को एमिट करने के बाद जो है वो अपनी नेचर चेंज कर लेंगे, पेरेंट से डॉटर एलिमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगले 1 दिन के बाद इन 50,000 में से भी आधे डिके कर जाएंगे, आधे बच जाएंगे, यानी 25,000 रह जाएंगे। अगले 1 दिन के बाद यानी टोटल 3 डेज के बाद 25,000 का भी आधा रह जाएगा और आधा डिके कर जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि एटम्स की तादाद डे बाई डे डिक्रीज कर रही है। और यही हाल यहाँ पर कार्बन 14 का बॉडी के अंदर होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी एनिमल, किसी भी ह्यूमन जो है उसके अंदर जो कार्बन 14 की मिकदार है वो एक स्पेसिफिक होती है। इंसानों के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ था वो 23% तक जो है वो होता है। और 5720 साल के बाद
कार्बन 14 की मिकदार बॉडी के अंदर जो है वो जितनी है उसका आधा रह जाएगा। अगर फर्ज करें 23% है तो 23% का हाफ रह जाएगी। अगले 5720 साल के बाद जितना वो बचा है उसका भी आधा रह जाएगा। अब साइंटिस्ट जो है वो कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उसके लिए फिर जो है वो कार्बन डेटिंग को यूज़ करते हैं। जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे उनमें कार्बन 14 की मिकदार को जांचते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कार्बन 14 की मिकदार यहाँ पर इतनी बची है तो ये जो फॉसिल्स मिले हैं ये इतने पुराने हो सकते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये कार्बन, आपको पता है कायनात के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कार्बन है, तो इसलिए ज़्यादातर हम कार्बन डेटिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्वेश्चन ज़हन में आता है कि मुकम्मल तौर पर डिके करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता होगा। तो याद रखिएगा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर डिके करने के लिए जो है वो इन्फिनिटी टाइम चाहिए होता है। तो इन्फिनिटी टाइम चूंकि अभी दुनिया को बने हुए हुआ नहीं है, इसलिए नेचर के अंदर सारे एलिमेंट्स अभी पाए जाते हैं। जिस तरह ये है ना कि 1 लाख थे, फिर 50,000 रह गए, फिर 25,000 रह गए, फिर 12,500 रह गए, फिर 6,000 कुछ रह जाएंगे, फिर इसको डिवाइड करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएं, करते जाएं। इन्फिनिट टाइम जो है वो चाहिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पे डिके करने के लिए, क्योंकि अभी तक दुनिया को बने हुए लामहदूद टाइम तो हुआ नहीं, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में और देता है, उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। और ये जो लेक्चर आपका है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करके इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर जो है उसको देख लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ रहे थे, वो बुक में टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल देता है कि फ़र्ज़ करें एक शहर है और उस शहर की आबादी 10 लाख है। डेली उस शहर के अंदर 10 लोग जो है वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर शहर की आबादी 20 लाख हो तो डेली इसी हिसाब से मरने वाले लोगों की तादाद 10 की बजाय 20 हो जाएगी। अगर 30 लाख आबादी का शहर हो तो इसी हिसाब से ऑन द एवरेज मरने वाले लोगों की तादाद 30 हो जाएगी 30 लाख की आबादी के शहर में। जो जितने पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो मरने वाले लोगों की तादाद भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के जितने प्रेजेंट एलिमेंट एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ही एक हाफ लाइफ के अंदर डिके करने वाले एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये देखें, पहले हाफ लाइफ में 50,000 डिके किए और यहाँ पर दूसरे हाफ लाइफ में जो है वो 25,000 डिके किए, तो डिके करने वाले एटम्स की तादाद कम हो रही है। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर शुरू में एटम्स ज़्यादा होंगे तो डिके भी ज़्यादा करेंगे। अगर 1 लाख थे तो 50,000 डिके किए, अगर 50,000 हैं तो 25,000 डिके किए। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो डिके भी ज़्यादा करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम कम है तो डिके भी कम करेंगे। जिस तरह ये शहर की आबादी से हमने एग्जांपल ली। इसी तरह अब मैं अगर कहता हूँ कि ऑन द एवरेज हर रोज़ एक 10 लाख आबादी वाले शहर में 10 लोग उनकी डेथ हो जाती है, तो एक दिन में 10 लोग, 2 दिन में ऑन द एवरेज 20, 3 दिन में 30 होगी ऑन द एवरेज। इसी तरह वो कह रहा है टाइम के बढ़ने से डिके करने वाले एटम्स की तादाद भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, एक दिन में 50,000 डिके किए, 2 दिन के मिलाएं तो वो ज़्यादा डिके कर रहे हैं, 3 दिन के मिलाएं तो और ज़्यादा। जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना डिके करने वाले एटम्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम लिखते ये हैं डेल एन जो है वो डिके करने वाले एटम्स की तादाद है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के। तो जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल एन नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डेल्टा डी में। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस पे नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डिपेंड कर रहे हैं वो है डेल एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम ज़्यादा गुजरता जाएगा डिके करने वाले एटम्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। टाइम ज़्यादा तो तादाद ज़्यादा, टाइम कम तो तादाद कम। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं। नेगेटिव साइन क्यों शो किया है यहाँ पर? ये क्वेश्चन नंबर 1 में
उसकी वजह यह है कि डिके करने के साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स में डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव शो किया। अगर हम इनको इकट्ठा करके लिख दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल एन इज डायरेक्टली बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर रहा हूँ, तो डेल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एन एंड डेल्टा टी, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन और साथ में डेल्टा टी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब ये वाला जो n है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो लेमडा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हियर लेमडा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड डिकेइंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे डिकेइंग कांस्टेंट कहा जाता है। ये n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल n डिवाइडेड बाय ये कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, या राइट साइड पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस लेमडा और साथ में डेल्टा टी। अब ये वाला डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी दूसरी तरफ डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो नेगेटिव का साइन है इसको भी आप इधर लिख सकते हैं। ये नेगेटिव साइन जस्ट हमें ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिके करने के बाद डिक्रीज कर रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहा। अब लेमडा की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ये जो लेमडा है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हियर लेमडा इज डिकेइंग कांस्टेंट, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, देखें डेल एन जो है डिकेइंग एटम्स हैं और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, डिके करने वाले कम होते हैं और टोटल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखें टोटल 1,00,000 थे और डिके करने वाले 50,000 थे एक हाफ लाइफ के बाद, तो टोटल ज़्यादा थे, डिके करने वाले कम थे, इसलिए ये डेल एन कम है और कैपिटल एन ज़्यादा है। जब कम वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आंसर जो है वो पॉइंट्स के अंदर आ जाता है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब लैम्डा को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम और पर सेकंड इज कॉल्ड डिकेइंग कांस्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिकेइंग कांस्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड कह लें इज कॉल्ड डिकेइंग कांस्टेंट। और डिकेइंग कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो एस इनवर्स होता है और इसकी डायमेंशंस टी इनवर्स होंगी, जो कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस के सिमिलर हैं। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी उनकी डायमेंशंस भी यही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, ऑब्जेक्टिव समटाइम बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके रेट डिक्रीज करता है। अब देखें पहले दिन में जो डिकेइंग कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहती है, वक्त के गुजरने के साथ डिकेइंग कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिके रेट और डिकेइंग कांस्टेंट दो अलग चीज़ें हैं। डिकेइंग कांस्टेंट की डेफिनेशन तो मैंने बता दी। डिके रेट क्या होता है, डेल एन ओवर डेल्टा टी, इसको ये जो लिखा हुआ है डेल एन ओवर डेल्टा टी, इसको बोलते हैं डिके रेट, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो देखें पहले हाफ लाइफ में 50,000 डिके किए, दूसरे हाफ लाइफ में 25,000 डिके किए, तीसरे हाफ लाइफ में 12,500। तो डिके करने वाले एटम्स की तादाद कम हो रही है, पहली दफ़ा ज़्यादा डिके हुए, दूसरी दफ़ा कम, तीसरी दफ़ा और कम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके रेट डिक्रीजेस बट डिकेइंग कांस्टेंट रिमेन्स सेम। डिकेइंग कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा, उसके साथ जो है यहाँ पर एक और एग्जांपल बुक ने ली है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो
द प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये एक्चुअल में वैल्यू है 0.693। ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है। नेचुरल लॉग को हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये यहाँ पर आपके लेवल पे इसको बुक ने ड्राइव नहीं किया, हम बीएससी में ड्राइव करवाते हैं। यहाँ पे जस्ट आप इस फॉर्मूले को जहन में रखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको डिकेइंग कांस्टेंट आपके पास गिवन है तो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हाफ लाइफ दी हुई है तो आप डिकेइंग कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो डिके कर्व है इसको यहाँ पर शो किया गया है, और इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख लेंगे। मीन लाइफ जो होती है, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, बुक में नहीं लिखा हुआ। जो मीन लाइफ है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ। एक टर्म जो है हम मीन लाइफ की यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो बराबर किसके है? मीन लाइफ, उसको अमूमन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होती है डिकेइंग कांस्टेंट के। अच्छा, अब ये जो डिके कर्व है इसमें यहाँ पर एक सैंपल दिखाया गया। आप राइट साइड पे ये कर्व देख रहे होंगे। इसमें अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक भी आप ले लें, उसमें ज़्यादा शायद क्लियर हो। मैं भी देखता हूँ, अगर यही डायग्राम मुझे टेक्स्ट बुक में मिल जाती है थोड़ी क्लियर, तो उससे देख लेते हैं। जी, यहाँ पर देखिएगा, ये हम टाइम ले रहे हैं और इधर हम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ले रहे हैं। जब हमने ऑब्जर्व किया, स्टार्ट किया, टाइम 0 था, उस वक्त हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद n0 थी, और इसमें आपको 16 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये 16 एटम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इस बॉक्स के अंदर। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 16 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8, ये देखें 8 एटम्स यहाँ पर रह गए, और ये n0 है, इसको हम लिखेंगे n0 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। या याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमारे पास हाफ आ जाता है। जब भी किसी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ आ जाता है। तो हमने n0 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास हाफ आ गया। 16 की बजाय 8 एटम रह गए। अब उसके बाद जो है अगले हाफ लाइफ के बाद, देखें ये फर्स्ट हाफ लाइफ लिखा है, सेकंड हाफ लाइफ के बाद जितने एटम यहाँ पर मौजूद थे, 8 मौजूद थे, उसका आधा रह गए, 4 रह गए। तो इसको कैसे शो किया? देखें 1/2 इंटू n0, ये इसका हाफ लेने के लिए हमने इसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 1/4 n0, तो हमारे पास 4 रह गए। अगले हाफ लाइफ के बाद, तीसरे हाफ लाइफ के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स रह गए, बाकी डिके कर गए 2। तो अब इसका हाफ कैसे लेंगे? 1/4 n0 का हाफ लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1/4 का हाफ लेने के लिए हमने 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ? 1/4 के साथ। तो साथ में n0 हमारे पास वैसे ही, तो अगर आप इसको लिखेंगे, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा, नीचे बेस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में 2 को 4 से, तो ये 8 बन जाएगा। तो 1/8 n0 हमारे पास बन गया। अब इसी को थोड़ा सा जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की है। फर्ज करें टाइम 0 था, और गिवन सैंपल के जो रेडियो एक्टिव सैंपल के जो एटम्स थे उनकी तादाद n0 थी। आफ्टर 1 हाफ लाइफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n0/2 या 1/2 n0 रह गए। मैंने आपको बताया कि जिसका हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, तब भी सही है। अब इसके बाद दूसरे हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, जिसको T2T, और ये हाफ में ये जो हम हाफ लिखते हैं इसकी बेस के अंदर, ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाफ लाइफ को कैपिटल T से भी शो करते हैं, स्मॉल से भी, और साथ में उसके 1/2 लिख देते हैं बेस के अंदर। इसको आप T/2 नहीं लिखेंगे, ये बेस के अंदर है। अच्छा, द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, तो ये वाला हमारे पास 1/2 n0, इसका हाफ करने के लिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप कह लें कि इस वैल्यू को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा? ये हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 हो जाएगा, 1/4 एन नॉट आ गया। या आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/4। 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 ऊपर स्क्वायर। आप स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4 बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, तीसरे हाफ लाइफ के बाद जितने एटम हमारे पास जो है वो बचे थे अनडिकेइंग, इनको रिमेनिंग भी कह सकते हैं, अनडिकेइंग भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास हम इसका हाफ ले लेंगे। 1/4 का हाफ कैसे लेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/, इसको हम लिख रहे हैं 1/4 साथ में एन नॉट। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, तो 1/8 एन नॉट बन जाएगा। ये चीज़ 1/8, यानी इसको मैं यहाँ पे साथ में लिख ही देता हूँ, तो 1/, ये बन जाएगा 1/8 एन नॉट। 1/8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का की पावर 3 और साथ में एन नॉट। अगर आप 2 का क्यूब लें तो ये 8 बन जाएगा, इस 2 का क्यूब लें तो ये 8 बन जाएगा, 1 का क्यूब लें तो 1 ही रहेगा, यही रह जाएगा। अच्छा, अगर एक हाफ लाइफ के बाद अनडिकेइंग या रिमेनिंग आइटम्स देख रहे थे तो 1/2 की पावर 1 आ रहा था। यहाँ पर 1/2 की पावर क्या है? 1, जिसकी पावर कुछ ना हो 1 होती है। जब दो हाफ लाइफ्स के बाद बात कर रहे थे तो हमारे पास 1/2 की पावर कितना आ रहा था? 2। जब तीन हाफ लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ अनडिकेइंग या रिमेनिंग आइटम्स की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पर 1/2 की पावर 3 लिख रहे थे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक हाफ लाइफ के बाद अनडिकेइंग एटम्स फाइंड करने के लिए 1/2 की पावर 1, दो हाफ लाइफ्स के बाद 1/2 की पावर 2, तीन हाफ लाइफ्स के बाद 1/2 की पावर 3, nth हाफ लाइफ्स के बाद 1/2 की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब आपकी एक असाइनमेंट है, वो आपने जो है वो करनी है। ये तो अनडिकेइंग एटम्स हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सिंपल करके थोड़ा सा लिख देता हूँ। आप इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर n करेंगे वो तो 1 ही रह जाएगा, 1 की कोई मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहता है। आप 2 की पावर n कर लें और साथ में इसके n नॉट कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n नॉट। कुछ बातें मैंने यहाँ पर बतानी है, वो आपने, ये आपकी असाइनमेंट होगी, वो आपने सॉल्व करनी है, फार्मूला उसका अरेंज करना है। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। एन नॉट डिवाइडेड बाय 2n आ गया। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो दिए हुए हैं एन नॉट, और अनडिकेइंग एटम्स का फार्मूला आपके पास है, आप फाइंड कर सकते हैं। एन नॉट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और ये जो n है स्मॉल n, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी हाफ लाइफ्स दी हुई हैं, पांचवी हाफ लाइफ के बाद बात कर रहा है तो n की वैल्यू 5 लिख देंगे। छठी हाफ लाइफ के बाद वो नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स पूछना चाहता है तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे स्मॉल n की जगह पर। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी है, नंबर ऑफ अनडिकेइंग या रिमेनिंग एटम्स भी हैं, तो नंबर ऑफ डिकेइंग कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा हुआ, वो ये है, इस एन नॉट में से ये वाली चीज माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला आपने लिख लेना, नोट कर लेना एक। अब उसके साथ फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग और फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स के बारे में मैं जो है वो बताऊंगा। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स क्या होते हैं? मैं ये फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एटम्स जो है इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, या डिकेइंग एटम्स कह लें। ये फ्रैक्शन ऑफ, चले मैं अनडिकेइंग एटम्स उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग एटम्स। आप तो पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पर जो है वो जस्ट शो कर रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग एटम्स। जी, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग एटम जो है उसके लिए फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स। नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स का फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे वैसे लिख देंगे, नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या था? एन नॉट था, तो एन नॉट से एन नॉट कट गया। तो आपसे समटाइम ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है
कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग एटम्स आफ्टर सेवंथ हाफ लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 7 लिख देनी है, इसको सॉल्व कर लेना है जस्ट। अगर परसेंटेज ऑफ अनडिकेइंग एटम्स पूछ ले आपसे, परसेंटेज ऑफ अनडिकेइंग एटम्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स, ये लिखे हुए हैं सामने, नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। तो ये पहले दोनों लिखने, ये चीज़ लिखनी है, फिर नीचे ये लिखना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? ये आंसर बन जाएगा, जस्ट इसके साथ 100 आ जाएगा। ये फार्मूले आपने नोट कर लेना, ये MCQs के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये 1/2n मल्टीप्लाइड बाय 100 यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने अब आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इस दफ़ा भी जो एंटी टेस्ट हुआ था उसमें इस टॉपिक से एक MCQ उसने उठाया था। वो क्या उठाया था? उसने ये पूछा था कि आप ये बताएं कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल जो है उसके 400 एटम्स हैं, और ये बताएं 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो है वो उसके कितने एटम्स बच जाएंगे। तो यहाँ पर n0 की जगह पर हमने कितना लिख देना है? इस n0 की जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे 400 लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, और स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 3 हाफ लाइफ्स के बाद उसने पूछा था, तो 3 लिख देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 400 को 8 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 50 आ जाएगा। ये इस दफ़ा आया भी हुआ था। अच्छा, ये तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ये फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेइंग एटम्स और परसेंटेज ऑफ अनडिकेइंग एटम्स के फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब डिकेइंग एटम्स के कैसे निकालने हैं? डिकेइंग एटम्स के सुन ले, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई स्टूडेंट दूसरे लेक्चर में जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर शेयर कर दूंगा जी। पर ये है, हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स का फॉर्मूला। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स बराबर होता है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स। नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स कैसे फाइंड करने हैं? मैंने कहा था इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलें। n0 में से आपने माइनस कर देना है n0 ओवर 2n। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख दें, ये n0 है, वो लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है? मैंने फॉर्मूला ये लिखा है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स आप लोग पूरा लिखेंगे। अच्छा, इधर ऊपर n0 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी n0 आ जाएगा, इधर भी n0 है। ये n0 है, 1 नहीं है, n0। तो इन दोनों में से n0 कॉमन ले लें। तो जब n0 हमने कॉमन लिया तो आप यहाँ पर इधर जी n0 को यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, और इधर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये आ गया, ये वाला n0 इस n0 से कट गया। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स का फॉर्मूला आपके पास आ गया 1 माइनस 1 ओवर 2n। किसी भी हाफ लाइफ के बाद आप ये फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। अच्छा, परसेंटेज ऑफ डिकेइंग एटम कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ डिकेइंग एटम्स का फॉर्मूला यही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। तो किसी भी हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ के बाद ये हमने किया है। तो आप किसी भी हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ डिकेइंग, नंबर ऑफ अनडिकेइंग, परसेंटेज ऑफ डिकेइंग, परसेंटेज ऑफ अनडिकेइंग, सारे एटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब कुछ यहाँ पर उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है यूरेनियम 238 की वो बराबर है 4.5 क्रॉस 10⁻⁹ ईयर्स, यानी तकरीबन 4.5 अरब साल है।
और हाफ लाइफ जो रेडियम की है वो 1620 साल है, और हाफ लाइफ रेडॉन गैस की जो है 3.8 डेज है, और हाफ लाइफ जो है वो यूरेनियम 239 इसका आइसोटोप है उसकी 23.5 मिनट्स है। देखें, एक आइसोटोप यूरेनियम का उसकी अरबों साल है हाफ लाइफ, और एक की जस्ट 23.5 मिनट्स है। तो यही हाल स्टूडेंट्स में होता है, यानी ये दोनों एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है ना। एक फैमिली के दो स्टूडेंट्स हैं, एक टॉपर होता है और एक समटाइम जो है वो एक हीरो एक ज़ीरो ऐसे होते रहते हैं जी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। द प्रोसेस इन विच अ स्टेबल एलिमेंट becomes radioactive due to the bombardment of high energy particles is called artificial radioactivity. A process in which a stable element becomes radioactive due to the bombardment of high energy particles is called artificial radioactivity. मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करके उसको अनस्टेबल कर देते हैं, इसको आर्टिफिशियल या मसनूई रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन के ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो नाइट्रोजन अनस्टेबल होकर एक जो है वो प्रोटॉन को रिलीज करता है और खुद ऑक्सीजन बन जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो